हेलो प्यारे बच्चों, तो आपका आर एस करियर इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस में आपका स्वागत है। और अपन सी एस आई आर नेट जे आर एफ लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें अपनी सेल बायोलॉजी यूनिट है वो चल रही थी। तो उसमें अपन आज बात करते हैं सेल साइकिल चेक पॉइंट के बारे में। बस में जो भी अपना रेगुलेशन है वो अपन ने कल पढ़ा था अच्छे से। तो आज हम बात करते हैं सेल साइकिल चेक पॉइंट और सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 21। तो इसमें पहला क्या है, डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। तो इसमें क्या है कि डीएनए डैमेज हो जाए, मान लो कहीं से भी, या तो सिंगल स्ट्रैंड से ब्रेक हो जाए या डबल स्ट्रैंड से ब्रेक हो जाए। आपको पता है जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये बस ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरी स्ट्रैंड। तो इसमें क्या हो, पहला पढ़ते हैं अपन, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो जाए तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक है या कोई भी डीएनए डैमेज है तो उसको अपन को सेल को वहीं रोकना पड़ेगा उसी फेज के अंदर, तभी अपन उसको रिपेयर कर पाएंगे। तो सिंगल स्टैंड ब्रेक में क्या है, ये देखो यहाँ पे एक ब्रेक हो चुका है, ये बस में यहाँ से डैमेज हो चुका है। तो फिर एक प्रोटीन आके बाइंड करता है, रेप्लिकेटिंग प्रोटीन ए। या आपको पता है इसका काम क्या है कि दोनों स्टैंड आपस में बाइंड नहीं हो जाए, उसके लिए होती है ये बस में यूक्लियोइड्स के अंदर। तो इसके बाद क्या, रेप्लिकेटिंग प्रोटीन ए बाइंड कर गई, इसने क्या किया, फिर एक और प्रोटीन आके बाइंड किया जिसका नाम है ATRI। अब रेप्लिकेटिंग प्रोटीन ए और ATRIP बाइंड कर गई, तो फिर ये किसको ले जाते हैं, ATR को, जो क्या एक काइनेज है, मतलब फोस्फेट ऐड करेगा। तो ये क्या करता है, CH के 1 है उस पर क्या करेगा, फोस्फेट ऐड कर देता है और ये क्या हो जाता है, एक्टिव। और CH के 1 भी क्या है, काइनेज। तो वो क्या करेगा, जो CDC25 है उस पर फोस्फेट ऐड करता है, और CDC25 पहले एक्टिव था, जैसे ही फोस्फेट ऐड हुआ तो क्या हो गया, इनएक्टिव। अब जो CDC25 फॉस्फेटेज का काम क्या था, कि जो CDK2 और साइक्लिन ए है उसको CDK2 और साइक्लिन ए में चेंज करना। ये वैसे ये अपन ने पहले पढ़ लिया कि ये ऐसे करता है CDK2 साइक्लिन ए। अब ये दोनों नहीं है, ये बस में ही, तो एस पे स्टार्ट नहीं होगा ये बस में। तो CDC25 इनएक्टिव हो गया, तो अब जो CDK2 और साइक्लिन ई है वो CDK2 और साइक्लिन ए में कॉम्प्लेक्स में चेंज नहीं होंगे, ये नोट फॉर्म होंगे, तो एस पे स्टार्ट नहीं होंगे ये बस में। तो सेल क्या होगा, जो लेट जो अपनी जीवन है उसमें अरेस्ट हो जाएगी। तो सेल क्या है, सेल अगर रेप्लिकेशन में है तो वहीं पे अरेस्ट हो जाएगी। अगर सेल लेट जीवन में है, लेट जीवन में, तो वहीं पे अरेस्ट हो जाएगी ये बस में। और फिर अपन उसको पहले रिपेयर करेंगे। तो ये बात हो गई सिंगल स्टैंड ब्रेक की। अब मान लो डबल स्टैंड में ब्रेक लग जाए या डैमेज हो जाए डबल स्टैंड, तो क्या होगा, क्योंकि अपना डीएनए डबल स्टैंडेड। तो इसमें मान लो यहाँ पे देखो, डबल स्टैंड डैमेज हो गया, दोनों स्टैंड पे डैमेज है, तो फिर एक प्रोटीन आके बाइंड करता है जिसका नाम है MRN किसको लेके आती है, एटीएम को। ये बस में, और एटीएम क्या है, काइनेज है, मतलब फोस्फेट ऐड करने का काम करेगा। बस काइनेज फोस्फेट लेके कहाँ से आता है, एटीपी से लाके किसी और पे लगाता है। तो काइनेज फोस्फेट लगाएगा, फोस्फेट लगाता किस पे, CH के 2 पे। तो CH के 2 पे जैसे ही फोस्फेट लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव। अब ये क्या करेगा, P53 नाम की प्रोटीन होती है उस पर फोस्फेट ऐड कर देता है। तो इससे जो P53 है उसका काम को क्यों, आपको याद होगा, एपोप्टोसिस है, मतलब सेल को मारने का काम होता है। तो इससे इसकी डिग्रेडेशन रेट है, मतलब डिग्रेड होने की जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। और जो हाफ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इसकी जो सर्वाइबिलिटी है वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करेगा ये बस है। ये प्रोटीन की जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब क्या है, जो P53 है वो उसका क्या क्या काम करेगा, वो P53, तो वो क्या करेगा, एक तो बनाएगा CKI, ये इनिबिटरी है ये बस में, जो अपन CDK पढ़ते हैं उसके इनिबिटरी है। तो CKI क्या करेगा, CKI बनाएगा INK4 और C4 के, ये बनाएंगे P21 और P27। अब जो P21 और P27 है वो CDK2 को इनएक्टिव करने का काम करते हैं ये बस नहीं। और जो SOG1 है ये बस में, ये P53 और क्या बनाएगा, SOG1, जो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, मतलब न्यूक्लियस में जाके कोई प्रोडक्ट बनाएगा ये बस में। तो ये क्या करता है, एंजाइम्स बनाता है, जो क्या करते हैं, NER, न्यूक्लियोटाइड एक्साइजन रिपेयर। कहीं पे न्यूक्लियोटाइड डैमेज है तो वो न्यूक्लियोटाइड लगाने का काम करेंगे। और है BER, बेस एक्सीजन रिपेयर, ये बस में कहीं पे नाइट्रोजन बेस अगर डैमेज है ये बस में तो उसको रिपेयर करने का काम करेंगे। तो ये CDK2 अपन ने क्या किया, ये इनएक्टिव करा दिया, तो ये बस में, तो सेल है वो लेट जीवन में क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी। सेल आगे नहीं जाएगी ये बस में, क्योंकि अपन ने इसको क्या करा दिया, इनएक्टिव। तो मतलब सेल को वहीं रोक लेते हैं, फिर उसमें रिपेयर करते हैं, फिर सेल आगे एंटर करती है। तो ये हो गया जब डबल स्टैंड में ब्रेक हो। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि जो MDM2 है वो क्या है, E3 लाइगेज है, P53 E3 लाइगेज का काम है, मतलब जो यूबिक्यूटिन लगेगा उसको डिग्रेड कर दे ये बस में। E3 लाइगेज कौन है, MDM2, तो MDM2 डिग्रेड कराने का काम किसको करता है, P53 को। और MDM2 को बनाया भी किसने था, P53 ने ये बस में। और MDM2 ही E3 लाइगेज है किसका, P53 का, मतलब MDM2 ही डिग्रेड कराता है किसको, P53 को। जो CH के 2 है वो क्या करता है,
MDM2 को फॉस्फेट ऐड कर देता है। इससे क्या होता है, MDM2 क्या है, इनएक्टिव हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो MDM2 के ऊपर फॉस्फेट लगा तो अब वो P53 के साथ इंटरेक्ट नहीं होगा। तो इससे जो P53 है उस पर यूबिक्विटिन नहीं लगेगा और P53 का डिग्रेडेशन भी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ऊपर बोला था डिग्रेडेशन रेट डिक्रीज या हाफ लाइफ इंक्रीज। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, MDM2 क्या है, E3 लाइगेज है किसका, P53 का। ये हो गया डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। अब बात करते हैं हम स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। ये जो स्पिंडल फाइबर है वो अच्छे से अटैच हुए या नहीं हुए वो अपन कैसे चेक करेंगे। तो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट ऐसे सी, तो यहाँ पे कुछ नाम आएंगे। एक तो आएगा CENPA सेंट्रोमेरिक प्रोटीन ए, ये बस है जो किसको रिप्लेस करती है, हिस्टोन S3 को। ये नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा एक नाम आएगा ऑरोरा काइनेज, जो क्या काइनेज है तो फोस्फेट ऐड करेगा। किस पे लगाता है फोस्फेट है, जो ऊपर CENPA रीजन है, सेंट्रोमेरिक प्रोटीन ए रीजन, उसमें फोस्फेट लगाएगा और ये क्या करता है, काइनेटोकोर की असेंबली करता है। क्रोमोसोम के दोनों साइड क्या लगते हैं, काइनेटोकोर। तो अब बात कर लेते हैं इसी की। तो अब क्या होता है यहाँ पे देखो कि कोई क्रोमोसोम है मान लो, तो उस पर एक साइड तो स्पिंडल फाइबर है दूसरी साइड नहीं है। तो देखो जब दोनों साइड स्पिंडल फाइबर होते हैं तो एक टेंशन क्रिएट होता है। टेंशन मतलब खिंचाव क्रिएट होता है। ये बस में, लेकिन यहाँ पे तो खिंचाव होगा क्रिएट, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा इस साइड। ये बस में मतलब इसमें खिंचाव नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं अपन टेंशन लेकिंग काइनेटोकोर। काइनेटोकोर बोलते हैं इस बीच वाले को, ये क्रोमोसोम के बीच वाले काइनेटोकोर। तो इसमें टेंशन नहीं है। तो टेंशन नहीं होती ना तो क्या होता है, यहाँ पे मैड और बब ये बस में ये एक्टिव हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, CHK2 को एक्टिव करते हैं ये बस में। और CHK2 क्या करता है, CDC20 को ब्लॉक कर देता है। और मैड और बब भी क्या करते हैं, CDC20 को ब्लॉक कर देते हैं। अब क्या होता है कि CDC20 का काम था, APC है उसको इनएक्टिव से एक्टिव कराना। एक्टिव कराएगा कैसे, CDC20 को बाइंड करा देगा, ये क्या हो जाएगा एक्टिव। APC क्या करेगा, सेपेरेज को फ्री करेगा ये बस में, और वो कोइसिन को डिग्रेड करता है ये बस में। लेकिन अब ये नहीं होगा क्योंकि CDC20 खुद क्या है, ब्लॉक। तो अब ये सारा काम नहीं होगा। तो अब ये नहीं होगा, सेल किस में अरेस्ट हो जाएगी, मेटाफेज के अंदर अरेस्ट हो जाएगी। एनाफेज में जो है वो दोनों क्रोमोसोम्स सिस्टर क्रोमेटिड में ब्रेक नहीं होंगे ये बस में। तो अब जो पूरी प्रोसेस है उसकी बात करते हैं कि काइनेटोकोर की जो फॉर्मेशन की जो साइट है वो कौन डिसाइड करेगा। काइनेटोकोर ये बस में क्रोमोसोम के दोनों साइड वाला उसको डिसाइड करता है CENPA प्रोटीन, सेंट्रोमेरिक प्रोटीन ए। CNPA प्रोटीन क्या करेगा, हिस्टोन के जो H3 वेरिएंट है उसको रिप्लेस कर दिया। ये नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओरोरा काइनेज है वो क्या करता है, वो जो काइनेटोकोर फॉर्मेशन की जो साइट है ये बस में क्रोमोसोम के बीच में, उसको फॉस्फोराइलेशन करता है, मतलब उस पर फॉस्फेट ऐड करता है। इससे क्या होता है, देखो काइनेटोकोर में कितने होते हैं, लगभग 80 टाइप की प्रोटीन होती है ये बस में। जिसमें से क्या होता है, कुछ जैसे मैड 2, मैड 3, पागल 2, पागल 3, पब 3, ये क्या होता है, टेंशन सेंसिटिव प्रोटीन है, मतलब ये खिंचाव को देखती है। अगर मान लो खिंचाव है तो ठीक है, दोनों साइड स्पिंडल फाइबर अटैच है तो ठीक है। अगर दोनों साइड स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं है तो ये क्या हो जाती है, एक्टिव। अगर सभी क्रोमोसोम में क्या हो, एम्फीटेलिक अटैचमेंट, मतलब दोनों साइड स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट होता है तो ठीक है ये बस में। तो स्पिंडल फाइबर टेंशन क्रिएट होता है, खिंचाव क्रिएट होता है। इससे ये जो प्रोटीन है तीनों, ये कैसे रहती है, इनएक्टिव। मैड 2, मैड 3, बब 3 इनएक्टिव रहती है। लेकिन अगर मान लो किसी भी क्रोमोसोम में क्या हो, सिंटेलिक हो जाए, मतलब एक साइड दोनों स्पिंडल फाइबर, मीरोटेलिक हो जाए एक साइड बहुत सारे स्पिंडल फाइबर, एटेलिक हो जाए दोनों साइड ही स्पिंडल फाइबर नहीं हो, मोनोटेलिक हो जाए एक साइड एक स्पिंडल फाइबर अटैच हो, तो इससे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर में टेंशन क्रिएट नहीं होगी, खिंचाव क्रिएट नहीं होगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जो मैड 2 प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाती है और CDC20 को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है ये बस। CDC20 को ब्लॉक कर देगी ये बस में। तो जो CDC20 वही तो APCC को एक्टिव कराता था, अब वो एक्टिव नहीं होगा तो सेल कहाँ अरेस्ट हो जाएगी, मेटाफेज के अंदर अरेस्ट हो जाएगी। अगर समय रहते मैड या बब को टेंशन नहीं दी, मतलब खिंचाव नहीं दिया, तो सेल ये सेल को टेंशन दे देती है ये बस में, क्योंकि सेल मेटाफेज में अरेस्ट हो जाती है ये बस में। दोनों साइड स्पिंडल फाइबर अटैच होना जरूरी है, तभी तो क्या होगा, क्रोमोसोम अच्छे से सेपरेट होंगे दो सिस्टर क्रोमेटिड में। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है अपने चेक पॉइंट, डीएनए डैमेज चेक पॉइंट और स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट, कि मान लो दो सेल है वो कोई एक दूसरे फेज में एक दूसरे फेज में उन दोनों को फ्यूज कराए तो क्या होगा। तो मान लो G1 फेज का जो न्यूक्लियस है उसको अपने S फेज के साथ फ्यूज कराया, तो क्या होगा, जो G1 फेज का न्यूक्लियस है वो एंटर कर जाएगा किसमें, S फेज के अंदर। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि G1 से आगे जस्ट क्या आता है, S फेज आता है, वो एंटर कर सकती है, उसमें एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो सारी है। फिर इसके बाद क्या, G2 + S फेज। तो देखो G2 + S फेज कराया, अब G2 वापिस नहीं जा सकती है S फेज के अंदर,
तो जो G2 सेल है वो एंटर नहीं कर सकती रेप्लिकेशन में, क्योंकि एक सेल साइकिल में एक बार ही रेप्लिकेशन होता है, एक बार ही डीएनए से डीएनए बनता है। फिर इसके बाद है G1 प्लस G2, ये बस में। तो देखो इसमें भी क्या है कि G1 सेल क्या करेगी, सेल साइकिल को जो प्रोग्रेशन है आगे एंटर उसको डिले कर देगी, ये बस में ग्रोथ फेज में ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन G2 सेल है वो वापस कोई भी अफेक्ट नहीं करेगी किसको, G1 सेल को। ये भी आपको पता होना चाहिए, G1 सेल डिलेड सेल साइकिल प्रोग्रेशन ऑफ G2 सेल। बस में तो ये अपना क्या है, पूरा जो सेल साइकिल है यहाँ पे ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कैंसर, और उसके बाद पढ़ेंगे एपोप्टोसिस, और इतनी अपनी सेल बायोलॉजी है। ये आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रखे हैं कि अपन को नेट जेआरएफ करना है, तो उसके लिए यूनिट अपनी कौन कौन सी है, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, डेवलपमेंट बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी, आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल डाइवर्सिटी और इम्यूनोलॉजी। तो ये जो इकोलॉजी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, डेवलपमेंट बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और सेल बायोलॉजी, मोल बायो, बायोकेमिस्ट्री, आरडीटी, एनिमल फिजियो, ये क्या सारी इंपॉर्टेंट है। पर आप ऐसे है कि 6 से 7 यूनिट से भी आराम से सिलेक्ट हो सकते हो। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है वो लगभग इक्वल वेटेज की होती है। जैसे इकोलॉजी, इवोल्यूशन 30 से 35 मार्क्स की आप कर सकते हो, जेनेटिक्स 20 से 25 मार्क्स की, डेवलपमेंट बायो 20 से 25, प्लांट फिजियोलॉजी 20 से 25, सेल बायोलॉजी 25 मार्क्स, ये बस में। और बायोकेमिस्ट्री में आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, जैसे एंजाइम्स, विटामिन, एबीजेड, डीएनए टेबल, HBO2 जो डिसोसिएशन कर्व है, रामाचंद्रन प्लॉट, प्रोटीन क्लीवेज, ये आप पढ़ सकते हो। प्रोटीन क्लीवेज से इस बार ही नेट में क्वेश्चन आया था, एबीजेड से भी आया था, तो ये आप आराम से कवर कर सकते हो। मोलिकुलर बायोलॉजी में आप ओपेरोन अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से नेट में क्वेश्चन आता है। और एनिमल फिजियोलॉजी में जो हार्मोन वाला चैप्टर है, जो लास्ट अपना एंडोक्राइन सिस्टम वाला, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला जो पोर्शन है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये अपनी सारी यूनिट है, ये अपन सारी करेंगे अच्छे से। इससे पहले अपने टूल टेक और मोलिकुलर बायोलॉजी पूरी कर ली है। अब अपनी जो है सेल बायोलॉजी यूनिट चल रही है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये बस मैं। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब RS करियर इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस, एंड थैंक यू बच्चों।